अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज खिलखिला के हंसने को दिल कर रहा है कि जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर कानून आज़म अपने आज़म की तरह दोस्त हैं हमारे, अभी बाद में बात करते हैं, पहले कमाल है, कानून की धज्जियाँ इनसे बखेरी जाएँ। ये लोग पार्लियामेंटेरियन आकर क्या कहना चाहते हैं, क्यों कौम को गुमराह करते हैं, क्यों गलत बातें करते हैं। कौम के सामने सच रखना चाहिए। आज़म सवाती साहब की ज़मानत पर फैसला सुना दिया गया, ज़मानत मंजूर कर ली गई है और 10,000 रुपये के मुचलके देकर उनको रहा करने का, ठीक है जी, हुक्म दे दिया और पासपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। और साइबर क्राइम सेल की जानब से सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयान देने पर PTI के रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया चंद रोज़ कबल। अब पासपोर्ट जमा करवाने वाला जो है, बहरहाल ये मैं नहीं समझता ये सस्टेनेबल है। और पासपोर्ट जमा कराने की हद तक ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो पासपोर्ट वापस दे सकती है। अब आते हैं असली बात की तरफ। और मैं पहले ज़रा आज़म तावर का दे दूँ जी। और उन्होंने कहा, बड़ी फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो थोड़ा सा जंग आपके सामने चल रहा होगा। उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए नाहल करार दे दिया। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, कानून के बच्चे को, तालिब इल्म जो बच्चा है ना, वो आर्टिकल 63 पढ़ ले सारा, जहाँ टाइम दिया हुआ है ना वहाँ टाइम दिया हुआ है। यानी जब अब तौहीन अदालत में सज़ा होगी तो लिखा हुआ है कि 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपको सज़ा हो 63(1)H के तहत 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, चलें। और वो कह रहे अवामी नुमाइंदे हर साल अपने टैक्स रिटर्न देने के पाबंद हैं, तोशा खाने के रिकॉर्ड तक रसाई नहीं देते थे और ये तफसीलात ज़ाहिर करना उन पर लाजम था। इमरान खान दस्तावेज़ कोई ज़ुबानी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमा चलाने का भी कहा है, तोहफे में खड़ी घड़ी भेज कर, यानी क्या, इससे पहले जो जितने लेते रहे नवाज शरीफ करता रहा, वो क्या कहेंगे आप सारे उस मसाइल को सामने रखते हुए। और जितने मर्जी गुनाह पर बेची हो, सुन लीजिएगा क्या कहा उन्होंने 62(1)F के तहत। वो कह रहे हैं ना, ठीक है वो भी बड़ी हैरान कुल बात है, सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। जो तोशा खाना के तहाइफ थे वो बिल्कुल औनी पौनी कीमतों में उन्हें खुद ही, ये वो कहते हैं ना कि बने हैं अहले हफ़स मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें, उसकी प्राइस का तयन करने वाले भी खुद ही, उन्हीं की हुकूमत, हासिल करने वाले भी खुद ही, और फिर बेच के उससे मुनाफा हासिल भी खुद ही किया। और फिर ये भी गवारा नहीं किया कि ये सारी तफसीलात कौम के सामने रखी जाए। 2019 और 20 के गोशवारों में ये तफसीलात बयान करना कानूनी तौर पे उन पे वाजिब था। उन्होंने पहलू तही इसलिए की कि वो तो मिस्टर क्लीन हैं। अगर उनका ये फ्रॉड या उनकी ये बददियानती अवाम के सामने आती तो अवाम उनसे सवाल पूछते कि आप तो दूसरों की तलाशियाँ लेते हैं, अपने दामन में ये क्या आप छुपा के बैठे हुए हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जब लोगों को एक्सेस हुई रिकॉर्ड तक रसाई नहीं थे देते, हाई कोर्ट में रिटें लोगों ने की, वहाँ पे वैसे आंसर्स दिए गए और कहा गया जी कि आप ना करें, ये मुख्तलिफ सॉवरन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मामला ख़राब करेगा। भाई जब आप एक बहुत ही बरादर इस्लामी मुल्क के एक बहुत आला ओहदेदार की तरफ से दी गई एक कीमती तरीन घड़ी जो कि उन्होंने आपको बरादर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे दी, अच्छा किया आपने पैसे जमा करवा के रख ली, फिर वो आपके बाजू पे अच्छी लगती थी, उसे फिर 4 गुना कीमत के ऊपर में बाज़ार में फ़रोख्त करके आपने उस मुल्क से ताल्लुक़ भी ख़राब किया। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने थी। ड्यू प्रोसेस के बाद इलेक्शन कमीशन ने 63A में उनको नाअहल करार दिया। अब ये बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये नाअहली नहीं थी हो सकती। आईने पाकिस्तान में 2 तरह के मैकेनिज़्म हैं। इलेक्शन से पहले जो नाअहलियाँ हैं वो आर्टिकल 62 के तहत होती हैं, जिसमें 62(1)F आप सबको मालूम है। लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद 2 तरह की रेमेडीज़ हैं। 45 रोज़ के अंदर अंदर अगर आपने कुछ किया है, आपकी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन 45 रोज़ गुजरने के बाद कोई और रेमेडी नहीं है। उसमें फिर 63A में बयान किया गया है कि जब आप अपने लिए डिस्क्वालिफिकेशन खुद पैदा कर लेते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने 2018 में कामयाब होने के बाद 2019, 20 और 21 के सालों में ये गैर कानूनी इक़दामात किए। दस्तावेज़ात हैं, ऑल मैं कहूँगा कि जो मटीरियल एविडेंस है वो दस्तावेज़ी है। इस केस में कोई ज़ुबानी बात नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई और उनको वेरीफाई करने के बाद आईने पाकिस्तान के
आर्टिकल 63A के तहत इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। और साथ ही साथ उससे आगे नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने उसी कानून की मंशा के मुताबिक इनको फौजदारी मुकदमे के ट्रायल के लिए रेफ़र कर दिया है कि वो अप्रोप्रिएट अदालत में चले, उसमें फिर ताज़ीरी सज़ाएँ भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़ैसले के बाद इस पर रिएक्ट करना इस तरह से कि आप जत्थे लेके शहरों पे हमलावर हो रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां जीवन करने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं जी हम जैम कर देंगे हर चीज़ को। आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आज हाल किया है, गोली चलाने से भी एतराज़ नहीं किया। एक मुकद्दस तरीन इदारे के प्रेमिसेस में इस तरह से कानून को हाथ में लिया। वो तो कानून अपनी उसकी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन खान साहब आप तो हमेशा स्टेज पे खड़े होके कहते थे कि आप अदालतों की बात नहीं मानते। अपने सियासी मुखालफिन को तो आप कहते थे कि आप फैसलों पे तनकीद भी ना किया करें, और आप तो खुद कहते थे कि जिस दिन मुझे किसी अदालत ने बददियानत डिक्लेयर कर दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं सियासत छोड़ दूँगा सारी उम्र के लिए। आपकी फॉरेन फंडिंग भी पकड़ी गई, आपके मिजाज पे ग्रां गुजरी, और अब आपकी अपनी ज़ाती चोरी पकड़ी गई है। तो मेरे ख़्याल में आपको कानून का सामना करना चाहिए। जत्थे लेके लठ बर्दारियाँ करना, गोली चलाना, लोगों की ज़िंदगी जो है उसे जीरन बनाना, ये किसी कौमी रहनुमा को ज़ेब नहीं देता। जी, मैं अब आपके लेके चलता हूँ आगे फ़ैसले की तरफ। फ़ैसले के 2 सफ़े मेरे पास मौजूद हैं और ये गालिबन तकरीबन समझ लें 36 सफ़ों का फ़ैसला है। और इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को ख़ुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद अज खुद कार्रवाई करनी चाहिए इस फैसले को टेस्ट केस बनाकर। क्या इलेक्शन कमीशन इस लायक है कि ये इलेक्शन कमीशन का फिर अपना किरदार अदा कर सके? इनके आर्टिकल 218(3) की खिलाफवर्जी की है, जहाँ इनके ज़िम्मे साफ शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से बात है। और मैं पहले फ़ैसला पढ़ दूँ, फिर आपको कानूनी प्रोविजंस की तरफ मैं लेकर आता हूँ। ये तकरीबन 3 पैरे हैं जी, 35वां पैरा है और कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड फॉरवर्डेड बाय स्पीकर नेशनल असेंबली obtained by Election Commission of Pakistan from Cabinet Division and statement of the respondent through State Bank of Pakistan। कमाल ही हो गया, वैसे हद होती है इस बात की। और कह रहे हैं जी रिस्पोंडेंट हैज़ डेलिबरेटली कंसील्ड द मटीरियल फैक्ट। वो लफ्ज़ कह रहे हैं, मटीरियल इरेगुलरिटी कोई बात नहीं बताई उन्होंने। 2018-2019 में कहते हैं जी कि जो सेल प्रोसीड से जो गिफ्ट से हैं वो बताए नहीं हैं और गिफ्ट की आइटम नहीं बतानी, तो ये मटीरियल इरेगुलरिटी कहाँ से आ गई है? मेरी खुद समझ से बाहर है। और अकाउंट्स वगैरह ये सारी बात को, और 2019 और 2020 में जो है ना जी, उन्होंने मुख्तलिफ कॉलम में कुछ चीज़ नहीं लिखी, ये भी पता नहीं हैरान कौन बात, और एक्सप्लेनेशन ना दे सके। और लफ्ज़ आगे लिखते हैं जी, इसलिए इंटेंशनली और डेलिबरेटली वायलेट की है प्रोविजन कंटेन सेक्शन 137, 167, 173 में। मैं आपको अजबर ज़बानी याद करा चुका हूँ। फॉल्स स्टेटमेंट कह रहे हैं, अपना इनकरेक्ट डिक्लेरेशन बिफोर द कमीशन इन द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ फाइल्ड बाय हिम फॉर द ईयर 2020-2021। और लफ्ज़ लिख रहे हैं हैंस अट्रैक्ट रिस्क क्वालिफिकेशन। अब इसको आगे को भी पढ़ लेते हैं। जो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, जो 5 साल की बात कर रहे हैं। 63(1)(p) मेरा चैलेंज है, 61(3)(p) चल रहा है बैकग्राउंड पे, और यहाँ पढ़ देता हूँ। ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज ए मेंबर ऑफ द मजलिस शुरा और ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अच्छा, वो को बता सकेगा मुझे ज़रा, यहाँ 5 साल कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कोई 5 साल नहीं। ये पता नहीं 5 साल कहाँ से ले आया, कहाँ है ये 5 साल? जहाँ जहाँ लिमिट है वो दी हुई है। 62(1)(f) की लिमिट आ गई है, वो अदालत ने तय कर दी है कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। अमानत और ख़यानत, अमानत और ख़यानत के हवाले से मैं बार बार कुरानी आयात का आप पीछे चलता हूँ, कितना बड़ा ये जुर्म है। तो यहाँ तो 63(1)(a) उठा के फेंक दें ऐसे फैसले को कि जिसमें इन्हें कानून ही नहीं आता हो। अच्छा, आपके साथ चलते हैं, ज़रा वो पढ़ लेते हैं सेक्शन अपना जी 137, उसके सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर मटीरियल इरेगुलरिटी हो तो आप करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। अब करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ डिफाइन है? वो 167 में डिफाइन है, और 167 ने ये नहीं बताया
कि आप अगर इस तरह की मिस डेक्लेरेशन करते हैं तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। पूरा सेक्शन पढ़ लीजिएगा, सुन, ये चलेगा बैकग्राउंड पे, जरूरी है आप लोगों के समझने के लिए। 137 भी, 167 भी। और अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की है, ये लेजिस्लेशन की गलती है, जो भी मर्जी आप जो मर्जी कहें मौजूदा हालात को देखते हुए, और 174 में सजा दी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। अच्छा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ दी है? 63(1)P ने कहा है कि किसी कानून ने, फिर बार बार पढ़ना है आपने, ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज ए मेंबर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कि उसने कहा हो। अच्छा, इसकी मिसाल आपके सामने मैं रखने लगा हूं। नवाज शरीफ को, मरियम को नैब कानून के तहत सजाएं हुई और उसी कानून ने कह दिया, साथ ही लिख दिया कि आप 10 साल के लिए नाअहल हैं। इसको अब इन्होंने 5 साल कर दिया। कानून ने लिख दिया। सेक्शन 15 है, गालिबन बैकग्राउंड पे नैब का सेक्शन 15 चल रहा होगा। अब आगे समझ, आम आदमी को समझ आ जानी चाहिए इस बात को सामने रखते हो। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, क्या मजाक और खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। यानी अगर इदारे इस तरह काम करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? चने बेचेंगे बैठ के यार। दुख और अफसोस है ये। अब मैं ले चलता हूँ आपको, आगे ले चलता हूँ। 174 में करप्ट प्रैक्टिसेस, और करप्ट प्रैक्टिस इस्तगासा है और इलेक्शन कमीशन ये लिखा हुआ है। पहला हिस्सा तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, दूसरे हिस्से का अगर मिस डिक्लेरेशन है तो ये एज द रिस्पोंडेंट हैज मेड फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड इनकरेक्ट डिक्लेरेशन देयरफॉर ही हैज बीन कमिटेड ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी ऊपर जो कह रहे हैं कि जनाब जो उसने वो इनकरेक्ट डिक्लेरेशन दी है तो वो उसको कह रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। कमाल की बात है ना 137 में, ना 167 में, ना 173 के अंदर। क्लियर होगी बात कि नहीं? कि जहाँ करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन है, वो समझने के लिए ज़रूरी है, आम आदमी को समझना चाहिए। क्या वाकई नहीं? बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर होती तो आप लोगों के सामने आ जाती है। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि आप तक सच सामने लेता रहूँ, आप तक एक एक चीज़ मैं बताता रहूँ। हाँ, लेकिन ये तो बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, और कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियाँ हैं। आप लोगों ने सच नहीं बताना तो एक अलग बात है, लेकिन सच तो कौम के सामने बताए ना, जो सच कौम के सामने है। और वो सच जो है ना कौम के सामने आना चाहिए। और अगर आप, ठीक है ना जी, पेनल्टी, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। ये है इलेक्शन एक्ट, आपके लिए आसानी के लिए मैंने। अच्छा, 173 पता नहीं क्या करते हुए क्या लिख लिया इन्होंने। और जब हम सेक्शन 173 पढ़ते हैं ना, तो 173 पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एनी पर्सन is guilty of making or publishing a false statement or declaration if he makes or publishes a false statement or submits false or incorrect direction in any material, particularly concerning the personal character of a candidate or any relation calculated related to a symbol in respect of statement of asset liability। तो यहाँ कहाँ लिखा है? टैक्सेस की अगर गलत देगा, यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ कहाँ लिखा है? जरा मैं समझना चाहता हूँ ना। 173 की सजा कहाँ है? कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। 173 भी बैकग्राउंड पे चल रहा हुआ इलेक्शन एक्ट का। 174 में सजा दी हुई है, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस शैल बी पनिश्ड। और ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में इतना बड़ा ब्लंडर है जो आप समझ सकते हैं। 174 में सजा है, ये 173 में कहां लिखा है? लिखा है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना जी, यहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कमाल हो गया यार, हद होती है किसी बात की। छोड़ें इस बात को, इन्हीं दुख और अफसोस है। 173 भी चल रहा है, 174 भी चल रहा है, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं। और कोर्ट हो तो कह सकता है, इलेक्शन कमीशन अदालत कहां से आ गया? इवन ट्राइब्यूनल हो तो फिर भी समझ में बात आती है। 62(1)(f) वहाँ लिखा हुआ है, sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean, there being no declaration to the contrary by a court of law। और सच क्या है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर सजा हो
क्या मैं कह रहा हूं, करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर सजा हो, और वो भी सजा अगर 2 साल की हो, वो भी सजा अगर 2 साल की हो, तो सेक्शन 63(1)(h लगेगा। ही हैज़ बीन or conviction of any offence involving moral turpitude sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release। तो जहां जहां 5 साल का लिखा हुआ है ना आर्टिकल 63 में, वो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। 63(1)(h) भी जितनी जितनी प्रोविजन है 63 बैकग्राउंड पे चल रही है, जहां जहां 5 साल का लिखा हुआ है तो तब होना है वन। मैं कंक्लूड करता हूँ, और ये इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड पे चल रहा है। 2021 SCMR 1675, PLD 2018 सिंध 263, और ये वो फैसले हैं कि जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। ये आप लोगों की समझ के लिए मैं बताता रहता हूँ आप तक। तो इन सब चीज़ें, सारे मटेरियल को सामने रख कर देखें तो इलेक्शन कमीशन का पहला हिस्सा तो बिल्कुल ही गलत है, गैर कानूनी, गैर आइनी है। दूसरे हिस्से में इस्तगासा भेजना होगा, इस्तगासा में जब कभी सज़ा होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है अपने तक बैठ के एक ऐसा इख्तियार, जिसका इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया, मैं समझता हूँ इस सारे मामले को सामने रखते हुए। और मैं चैलेंज देता हूँ बार बार इस बात को, ये नाअहली है इलेक्शन कमीशन की। इसके बाद तो जैसे मैंने शुरू में कहा है, इलेक्शन कमीशन को अपने तय इस्तीफ़ा खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मैटर को बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए। कोशिशें करते करते अल्टीमेटली आप यहाँ ले आए, चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे। लेकिन अगली बात जो मैंने आपके सामने रख दी है कि इमरान खान आज भी MNA है, सिर्फ उन्होंने जाकर हलफ लेना है। इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े दें, जाकर हलफ लें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन तो रोक ही नहीं सकता है। और ये मुद्दत, अभी इसकी मिसाल 63A मैं आपके सामने दे देता हूँ। आपको याद होगा पंजाब असेंबली के लोग जो मुनव्वर अरकान डिसीट हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे, ये रजिस्टर्ड हुए थे, जो भी आप लफ्ज़ लाइन कहना चाहें, उन्होंने इलेक्शन लड़े। तो यहाँ बैठ के हम जो बैठे हुए हैं ना, इंटरप्रिटेशन करते फिर रहे हैं कि जनाब ये तो 5 साल के लिए, पता नहीं कौन सा 5 साल कहाँ से ले आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान आज भी किसी वक्त भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये फैसला रिकॉर्ड पे रहना नहीं चाहिए। अगर ये तय हो गया है तो फिर देखेंगे बचता कौन है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।